हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम चाम पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड थ्योरी का मिक्स्ड क्वेश्चन। जो आपके ये सब क्वेश्चन सिलेक्टिव लिए हैं, जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी तरह आपको ये क्वेश्चन सिलेक्टिव लिए हैं आपके लिए, और इतनी मेहनत की है कि आपको ये फ़ायदा आपको ज़रूर होगा आपके एग्ज़ाम में। ये हर एग्ज़ाम, जैसे आपका आईटीआई एग्ज़ाम हो, जैसे आईटीआई का एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम हो, या टेक्निकल एग्जाम कुछ भी हो, ये एग्जाम ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपको है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस इतने ही की आपको रिक्वेस्ट है। वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में। और आपके एग्ज़ाम के बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ सर, आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था। आपको ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड अपॉन magnitude of electric shock on human body depends upon magnitude of electric shock. Okay, magnitude of electric shock human body depend upon। हाँ, हमको जो ह्यूमन बॉडी की जब भी शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक जब भी लगता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लाइन करंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? लाइन करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी जिस सर्किट में लाइन करंट ज़्यादा होगा या कम होगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी को कितना करंट सक होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका जो थ्री फैक्ट होता है, ये जो लाइन करंट का जब भी ह्यूमन बॉडी को सक होता है, उसका थ्री फैक्ट होता है। एक होता है सक अमाउंट ऑफ द करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट एक ह्यूमन बॉडी को लगता है। ओके, कितना अमाउंट ऑफ करंट एक ह्यूमन बॉडी को शॉक होता है, ये फर्स्ट। देन सेकंड क्या होता है? पैथ ऑफ द करंट, ये किसका पैथ द्वारा इलेक्ट्रिक करंट ह्यूमन बॉडी को टच कर रहा है, किसका पैथ पैथ द्वारा जो ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक करंट टच कर रहा है, उसका ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड में क्या होता है? थर्ड में होता है लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ टाइम द बॉडी, कितने टाइम का हमारा बॉडी को वो शक लगता है। ये थ्री फैक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर? जब भी एक ह्यूमन बॉडी को शॉक लगता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? लाइन करंट। दोस्तों याद रखना, थ्री फैक्टर ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट एक ह्यूमन बॉडी को शक हुआ है। सेकेंड नंबर का क्या होता है कि किस पाथ का द्वारा ह्यूमन बॉडी को करंट हुआ है, शक हुआ है। और थर्ड नंबर पे क्या हुआ है? लेंथ ऑफ द टाइम करंट, कितना टाइम और कितना लेंथ के जो वायर होता है, कितना वायर का जो कंडक्टर होता है, कितना टाइम द्वारा ये एक ह्यूमन बॉडी को शॉक लगता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में 100% फायदा होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेफ्टी ग्लासेस आर ओर्न व्हेन द फॉलोइंग ऑपरेशन आर इन्वॉल्व्ड। सेफ्टी ग्लासेस आर ओर्न व्हेन द फॉलोइंग ऑपरेशन आर इन्वॉल्व्ड। हम जब भी सेफ्टी ग्लासेस पहनते हैं, सेफ्टी ग्लासेस और सेफ्टी गॉगल्स हम बोल सकते हैं, कभी हम एक होता है सेफ्टी हैजर्ड। ये सेफ्टी हैजर्ड में जो जाता है, हम जब भी वेल्डिंग करते हैं उस वक्त क्या करेंगे? सेफ्टी गॉगल्स ऑलवेज पहनना जरूर है। ओके, सेफ्टी गॉगल्स सही तो और क्या? हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट पहनना जरूरी है। जो भी बंदा वेल्डिंग कर रहा है उसको आप ज़रूर बताएं कि जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी गॉगल्स जो होता है उसको पहनना जरूर है। ओके दोस्तों, उसको वेयर करना जरूर है। तो इसका आंसर हो गया वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 1 मेगा ओम इज इक्वल टू डैश ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 मेगा ओम क्या होता है? ये होते हैं 1 मेगा ओम। ओके दोस्तों, 1 मेगा ओम। ओम किसका यूनिट होता है? ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट। किसका यूनिट? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ओके दोस्तों, ये जो 1 मेगा ओम ये होता है कितना ओम? ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है 10⁻6 ओम। ओके दोस्तों, क्या हो गया? 10⁻6 ओम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना ओम हम लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, एक में 6 0 लगाकर हम इतना ओम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 मेगा ओम इज इक्वल टू इतना ओम। हम मेगा ओम किसके कहाँ से यूज करते हैं? हम जब भी इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस हम मेजरिंग करते हैं किसके द्वारा हम मेजर करते हैं? मेगा ओम मीटर। किसके द्वारा मेजर करते हैं? मेगा ओम मीटर के द्वारा हम जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं मेगर मीटर। क्या बोलते हैं? मेगर मीटर। ये जो मेगर मीटर है उसका द्वारा हम क्या करते हैं? जो मेगा ओम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ये रेजिस्टेंस किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू क्या हो गया? 10⁻6 ओम। दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI सिंबल वेरिएबल कैपेसिटर। जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सिंबल क्या हो गया? कैपेसिटर का क्या होता है? ओके दोस्तों, ISI सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर का, ये जो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? दोस्तों वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? ये जो फिगर में दिखाई दे रहा है ये है इसका राइट आंसर। ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। ओके दोस्तों, वेरिएबल कैपेसिटर दोस्तों कहाँ यूज होते हैं? आपको पता है वो मुझे मालूम नहीं है, पता है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। वेरिएबल कैपेसिटर जो यूज होता है एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एडजस्टमेंट करने के लिए। जिस इक्विपमेंट में कैपेसिटर यूज होता है इस इक्विपमेंट को एडजस्टमेंट करने के लिए हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस आप लोग को जान सकते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस वेरी होता है कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम। इसी तरह एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कैपेसिटेंस का वैल्यू जो उसको वेरिएबल करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं। ओके दोस्तों, ये और किसके जगह यूज होता है? और फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए ये यूज होता है। किसके लिए? फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये जो रिसीवर ब्रॉडकास्ट का जो रिसीवर फ्रीक्वेंसी होता है उसको मैचिंग के लिए ये हम यूज करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ओके दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एडजस्टमेंट करने के लिए वेरिएबल कैपेसिटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल नेम ऑफ SWG। दोस्तों SWG क्या होता है? हम सभी जानते हैं SWG होता है S फॉर स्टैंडर्ड, W फॉर वायर, G फॉर गैज। स्टैंडर्ड वायर गेज ये जो SWG होता है उसका क्या काम होता है? जो स्टैंडर्ड वायर गेज का काम होता है क्या? वायर का थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर द्वारा हम मेजर करते हैं। जो वायर का होता है थिकनेस, ये कितना का थिकनेस ये जो होता है उसको हम मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज के सहायता से हम मेजर करते हैं। ओके दोस्तों, पहले इसका आंसर क्या हो गया? स्टैंडर्ड वायर गेज। ओके दोस्तों, ये ऑप्शन में दे रहा है स्विस वायर गैस, ये नहीं है, और स्विस वेस्टर्न गैस ये भी नहीं है, स्टैंडर्ड वायर गैस ये भी नहीं है। तो क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गैस। ओके दोस्तों, याद रखना। ये जो उसका जो वैल्यू क्या होता है, ये होता है 0 to 36 वैल्यू होता है, और उसका इंच में वैल्यू कितना होता है? इंच में 0 पॉइंट लिस्ट वैल्यू से जो थोड़ा स्मॉलेस्ट हो, कम से ज़्यादा जो इंच में कितना वैल्यू होता है 0.01
इंच से इंच टू 0.50 इंच तक ये उसका वैल्यू होता है। ओके दोस्तों, 0 to 36 पर्यंत इसका जो होता है ये वेरी करता है। और जो ये होता है 0.01 इंच से 0.50 इंच तक ये इसका वैल्यू होता है। ओके दोस्तों, ये किसके लिए यूज होता है? जो हमारा वायर का थिकनेस मेजरमेंट के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज। तो दोस्तों न्यूटन का चार्ज क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा। न्यूटन का चार्ज क्या होता है? न्यूटन का चार्ज कोई भी नहीं, नो चार्ज होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है? नो चार्ज। न्यूटन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं? न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं? प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस के पास में ये सब प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ऑर्बिट में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिट में मूव करता है। ओके दोस्तों, याद रखना, जो न्यूक्लियस सेंटर में रहता है उसके पास के कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन ऑर्बिट में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इसका जो न्यूटन का क्या हो गया? नो चार्ज। न्यूटन का कौन सा भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज हो गया। तो प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ओके दोस्तों, प्रोटॉन का क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन का क्या होता है? नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके दोस्तों, तो जो इसका सिंबल क्या होता है? न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? न्यूट्रॉन का सिंबल होता है, ये जो न्यूट्रॉन इसका सिंबल होता है एन, इसी तरह 0। ये न्यूट्रॉन का सिंबल। और प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? P+। ये होता है प्रोटॉन का सिंबल। और इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल। ओके दोस्तों, याद रखना। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन में काफ़ी मेहनत करके आपको हर टॉपिक से ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। तो आपके ये एक रिक्वेस्ट है, आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आपके मेरे मेहनत की फल मुझे मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल आर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, जो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? मैक्सिमम एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? ये जो एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके दोस्तों, कितना? एम सेल में हमारा जो ऑर्बिटिकल होता है, ये जो एक क्या होता है? ये हो गया न्यूक्लियस। उसका जो पास का ऑर्बिट कौन होता है? के सेल। ओके दोस्तों, ये होता है के सेल। देन होते हैं एल सेल। देन क्या होते हैं? एम सेल। देन एक ऑर्बिट होता है, ये होता है एन सेल। ओके दोस्तों, कितना ऑर्बिट हो गए? 4 ऑर्बिट। कितना? 4 ऑर्बिट। के सेल में कितना रहता है? के सेल में 2। एल ऑर्बिट में कितना होता है? एल ऑर्बिट में 8। एम ऑर्बिट में कितना होता है? एम ऑर्बिट में होता है 18। एम ऑर्बिट में कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन होता है। और एन ऑर्बिट में कितना होता है? एन ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके दोस्तों, याद रखना, ये जो 4 ऑर्बिट होता है, 4 सेल जो होता है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, के का 2, एल का 8, एम का 18, ये होता है फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में कितना? फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके दोस्तों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज इस क्वेश्चन में हो रहे हैं। जो गुड कंडक्टर एक होता है और एक बेस्ट कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर क्या होता है? गुड कंडक्टर कॉपर होता है।
क्या होता है, कॉपर। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर क्या होता है, कॉपर होता है, क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकता है। क्या होता है, जो कॉपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव और फ्लो कर सकता है। लेकिन और बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। लेकिन हम सिल्वर यूज करते नहीं, क्या यूज करते हैं, हम कॉपर यूज करते हैं। तो कॉपर हो गया गुड कंडक्टर, हम भी मान सकते हैं कॉपर भी बेस्ट कंडक्टर भी हो सकता है। लेकिन बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। लेकिन हम किसको यूज करते हैं, कॉपर को हम यूज करते हैं, सिल्वर को कहाँ यूज करते हैं, सिल्वर को हम नहीं यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, कॉपर, और बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, लेकिन हम यूज करते हैं क्या, कॉपर यूज करते हैं। ओके दोस्तों, याद रखना, combination pliers are not used for, combination plier are not used for, जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है ये इस ऑप्शन में किसके साथ यूज नहीं होता है। हम कॉम्बिनेशन प्लायर के कटिंग से यूज करते हैं, ट्विस्टिंग के यूज करते हैं, और होल्डिंग में यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, इसका जो आंसर हो गया सी, हम हैमरिंग कॉम्बिनेशन प्लायर से नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, जो भी टूल होता है उसका प्रॉपर यूज करने का एक रूल होता है। हम जब भी कॉम्बिनेशन प्लायर से हम हैमरिंग करते हैं तो हैमर का काम क्या होगा, हैमर भी होगा ना। तो हैमर का क्या होता है, क्या, हैमरिंग करना। कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है, कंबाइन काम करना। कंबाइन काम क्या होता है, कटिंग, ट्विस्टिंग, ग्रिपिंग, चिपिंग, होल्डिंग, ये सब कॉम्बिनेशन का काम होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर का ये सब काम होता है, लेकिन हैमरिंग नहीं होता है कॉम्बिनेशन प्लायर से। ओके दोस्तों, an proton is heavier than electron, an proton is dash heavier than the electron। दोस्तों याद रखना, ये जो प्रोटॉन कितना टाइम हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, ये होता है 1840 टाइम्स क्या होता है, हेवियर होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। ओके दोस्तों, ये काफ़ी एक दे रखा है 1835 एक एक बुक में है, और एक एक बुक में है 2000। तो ये मैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 1840 टाइम्स इज हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ओके दोस्तों, ये प्रोटॉन क्या होता है, 1840 टाइम्स इज हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव। ओके दोस्तों, क्या होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देन दोस्तों, द यूनिट ऑफ रेलुक्टेंस, द यूनिट ऑफ रेलुक्टेंस क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, क्या, रेजिस्टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, जिसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इसी तरह क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रेलुक्टेंस होता है। ओके दोस्तों, जिसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपन आई होता है, इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रेलुक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रेलुक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एम एम एफ क्या होता है, मैग्नेट मोटिव फोर्स। एम अपॉन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखना। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रेलुक्टेंस होता है। तो रेलुक्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेलुक्टेंस का यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। क्या होता है, एम्पियर टर्न पर वेबर रेलुक्टेंस का यूनिट होता है। ओके दोस्तों, याद रखना, मैग्नेटिक सर्किट में हम रेलुक्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट देखेंगे, द लोकेशन ऑफ लाइटिंग एरिस्टर इज, द लोकेशन ऑफ लाइटिंग एरिस्टर इज, हम लाइटिंग एरिस्टर में लोकेशन कहाँ होता है, एक होता है लाइटिंग एरिस्टर। आप लोग देख भी सकते हैं, कहाँ देखते हैं, जब भी हम पावर
सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, लाइटिंग एरिस्टर यूज होता है। तो कहाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियर द ट्रांसफार्मर। जो पावर सिस्टम में हम लाइटिंग एरिस्टर को यूज करते हैं, किसके लिए, जो हमारा जो लाइटनिंग होता है, जो नेचुरल लाइटनिंग होता है उसके द्वारा ये क्या होता है, हमारे जो पोल के इंसुलेटर होता है और क्या होता है, कंडक्टर होता है। इंसुलेटर होता है और क्या होता है, कंडक्टर होता है। जब भी नेचुरल लाइटनिंग ये होगा, ये क्या होता है, इसको डैमेज कर देता है, उसको इंसुलेटर को डैमेज कर देता है। ओके दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, हम लाइटिंग एरिस्टर हम इस पोल में यूज करते हैं। ओके दोस्तों, क्या करते हैं, उस पोल में हम लाइटिंग एरिस्टर यूज करते हैं। ये लाइटिंग एरिस्टर ट्रांसफार्मर पास भी हम यूज कर सकते हैं, पोल में भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो पोल में भी यूज करते हैं, किसके साथ, किसके द्वारा यूज करते हैं, एक फेज वायर हो जाता है। जो पोल में जो 3 वायर होता है कि 2 वायर होते हैं, जो फेज के एक वायर से कनेक्टेड करते हैं और ग्राउंड से कनेक्टेड करते हैं, ये होता है लाइटनिंग एरिस्टर का कनेक्शन। ओके दोस्तों, फेज में एक वायर आता है और एक ग्राउंड से एक वायर आता है, ये होता है लाइटनिंग एरिस्टर। जब भी लाइटनिंग होता है, नेचुरल लाइटनिंग होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, जो इंसुलेटर और कंडक्टर को ये प्रोटेक्ट करता है। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Which DC motor has got the maximum self loading property? कौन सा डीसी मोटर, डीसी क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ डीसी क्या होता है। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ओके दोस्तों, ये जो डीसी मोटर होता है, हैज गॉट द मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है, व्हिच डीसी मोटर हैज गॉट द मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। कौन सा डीसी मोटर का सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी मैक्सिमम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो होता है, इसका क्या होता है, सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी मैक्सिमम होता है। ओके दोस्तों, ये कहाँ यूज होता है, ये कांस्टेंट स्पीड जहाँ भी नीडेड होता है, कहाँ होता है, कांस्टेंट स्पीड जहाँ भी हमारा नीडेड होता है, उस जगह हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड वुंड मोटर हम यूज करते हैं। इस तरह एग्जांपल क्या हो गया, रोलिंग मशीन, मिक्सर मशीन, इसकी तरह जहाँ भी कांस्टेंट स्पीड नीडेड होता है हमको, हम उसी जगह क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड वुंड मोटर हम यूज करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी नंबर क्वेश्चन, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंडिकेट, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंडिकेट। दोस्तों याद रखना, जो ट्रांसफार्मर है, जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है। जब भी ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट में रहता है, क्या होता है, वो उसको हम बोलते हैं नो लोड, कोई भी लोड नहीं होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, नो लोड में ये रहता है ओपन सर्किट में। तो इसका जो कोर का जो होता है, कोर में कौन सा लॉस होता है दोस्तों, याद रखना, जो कोर हमारा होता है, ये आयरन का द्वारा मेड होता है। जो कोर होता है, ये आयरन का द्वारा मेड होता है। तो कोर में कौन सा लॉस होता है, आयरन लॉस ही होगा। क्या होगा, कोर में ऑलवेज आयरन लॉस ही होगा। तो जब भी हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, नो लोड में रहता है और ओपन सर्किट में रहता है, तो उसमें क्या होता है, आयरन लॉस ऑलवेज होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, आयरन लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, alternators in aircraft have operating frequency of, alternators in aircraft have operating frequency of। तो जो एयरक्राफ्ट में जो अल्टरनेटिव यूज होता है, इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 400 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 400 हर्ट्ज होता है।
जो एयरक्राफ्ट जो हमारा होता है, विमान जो होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है, उसके अंदर में जो अल्टरनेटर यूज होता है कितने का हर्ट्ज का होता है, 400 हर्ट्ज का अल्टरनेटर यूज होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टर्बो अल्टरनेटर्स यूजुअली हैव, टर्बो अल्टरनेटर्स यूजुअली हैव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। टर्बो अल्टरनेटर में ऑलवेज क्या होते हैं, मैक्सिमम 2 पोल से हम यूज करते हैं। ओके, क्या होते हैं, मैक्सिमम हम 2 पोल से टर्बो अल्टरनेटर यूज होते हैं। 2 पोल से भी है, 4 पोल से भी है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पोल यूज करते हैं। टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है ना, जो द अल्टरनेटर हु इज कपल्ड डायरेक्टली टू द स्टीम टर्बाइन। ओके दोस्तों, तो टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है, जो जिस अल्टरनेटर क्या होता है इज डायरेक्टली कपल्ड विद द स्टीम टर्बाइन, तो उसको हम बोल सकते हैं टर्बो अल्टरनेटर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है क्या, ये जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ स्टीम, जो स्टीम से हीट एनर्जी निकल आता है उसके उस ओके दोस्तों, जो स्टीम से हीट एनर्जी क्रिएट होता है उससे कन्वर्ट करता है किसके साथ, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी होते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी टू क्या होता है, उस कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके दोस्तों, तो टर्बो अल्टरनेटर में जो रोटर होता है ये होता है नॉन साइलेंट पोल रोटर होता है, और स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होता है। तो इसका जो पोल होता है ऑलवेज कितना होता है, 2 पोल होता है, और समटाइम्स 4 पोल भी होता है। ओके दोस्तों, इसका जो आरपीएम कितना होता है, इसका 1500 से 3000 तक ये आरपीएम इसी तरह बढ़ता है उसका टर्बो अल्टरनेटर का। ये हाई स्पीड अल्टरनेटर होता है, जहाँ भी हाई स्पीड अल्टरनेटर होता है ये होता है टर्बो अल्टरनेटर एक होता है हाई स्पीड अल्टरनेटर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैपेसिटर start motor, the phase displacement between starting and running winding can be nearly, जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है उसका जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है किसके द्वारा, किसके बिटवीन, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग। ओके दोस्तों, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में 2 तरह वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। उसका जो फेज एंगल कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग का जो फेज एंगल होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री का ये जो फेज एंगल होता है। ओके दोस्तों, कैपेसिटर मोटर कहाँ यूज होता है, कैपेसिटर मोटर जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क नीडर होता है हम यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। जिस तरह एग्जांपल क्या हो जाए, एयर कंडीशनर, क्या हो गया, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर हम इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं। और किसके, कंप्रेसर, इसमें भी हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन 18, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज, इन लैप वाइंडिंग्स द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज किसके साथ समान होता है, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज सेम एज द नंबर ऑफ पोल। दोस्तों याद रखना, लैप वाइंडिंग में हम जब भी लैप वाइंडिंग करते हैं उसका जो ब्रशेस होता है वो पोल से समान होता है, पोल से सेम होता है। ओके दोस्तों, जितने भी ब्रश का पेयर होते हैं मानकर चलिए उस मशीन में, एक लैप वाइंडिंग मशीन में 4 पोल होता है, तो इसका ब्रश कितना होता है, 4 पोल होता है, ब्रश कितना होगा, 4 होता है, तो जो 4 होता है ये 2 पेयर का होता है। ओके दोस्तों, ये क्या होता है, 2 पेयर का ये ब्रश होता है। लेकिन वेव बाइंडिंग में क्या होता है, वेव बाइंडिंग में ऑलवेज पैरेलल पाथ क्या होता है, 2 होता है, तो इसके साथ उसका जो ब्रश क्या होता है, 2 होता है। दोस्तों याद रखना, ऑलवेज में वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ क्या होता है, 2, तो इसके साथ उसका जो पोल का
क्या होते हैं, ब्रश क्या होते हैं, 2 होता है। Which of the following application requires high starting torque? Which of the following application requires high starting torque? ये जो इसका आंसर हो गया लोकोमोटिव। जो लोकोमोटिव में मोटर यूज होता है उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, इसका जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। लोकोमोटिव में जो भी मोटर यूज होता है, कौन सा मोटर लोकोमोटिव में यूज होता है, लोकोमोटिव में यूज होता है सीरीज ओन्ड डीसी मोटर। कौन सा मोटर, सीरीज ओन्ड डीसी मोटर लोकोमोटिव ट्रेन सिस्टम में जो यूज होता है। ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए हम ये जो सीरीज ओन्ड डीसी मोटर यूज करते हैं, किसके लिए ना, हाई स्टार्टिंग टॉर्क पाने के लिए हम जो डीसी सीरीज ओन्ड मोटर यूज करते हैं। दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या हो गया, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन चेंज्ड बाय, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाय। हम डीसी सीरीज मोटर का जो डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन होता है और जो उसका जो रोटेशन होता है, हम किसके साथ, हम किसके द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं किसके द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल्स। जो उसका जो सीरीज फील्ड टर्मिनल्स होता है, हम उसको जो टर्मिनल का वायर होता है, हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन और रोटेशन चेंज हो जाता है। दोस्तों याद रखना, डीसी सीरीज मोटर का जो फील्ड का, सीरीज फील्ड का जो टर्मिनल होता है, हम उसको ऑल्टरनेट करके कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन और रोटेशन रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है। ओके दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।